नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में साथियों हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर का जो है रिवीजन करेंगे। पूरे चैप्टर का रिवीजन कैसे करेंगे, तो सूत्रों का जो है रिवीजन करना है और प्लस में देख लेना है कि उस पर क्या क्या सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो है हम लोगों को सूत्र जो है ये याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या पी क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। माने दो गो अगर संख्या ज्ञात हो तो दो संख्याएं और ज्ञात हो जाती है और इनका जो है संबंध क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ जो है बताया गया है कि आर जो है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और हमेशा जो जिससे भाग दिया जाएगा उससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या अंतर है, तो ये जो है जरूर देख लीजिएगा। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम जो है 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के जो है नाम से जो है रिजमी के नाम से जो है लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा में इन्हीं की लिखी पुस्तक हिसाब अल जब्बर व जो है अल मुकाबला से लिया गया है। प्रमेयिका एक जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे जो अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से इसी से जो हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। कैसे एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, तो यहाँ पे आप लोग सीख चुके होंगे कि देखिए कह रहा है कि दो संख्या दिया गया है, 455 दिया गया है और 42 दिया गया है। इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें बड़े पूर्णांक से जो है प्रारंभ करना चाहिए, जैसे कि 455 बराबर, जैसे कि 455 में 42 से भाग देंगे, ठीक है। तो 455 यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भजनफल धन शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर यानी कि 455 में भाग दिया जा रहा है, भाज्य है और भाजक 42 है। अब इसको जो है तो कह रहा है कि 455 में 42 से भाग देने पर 42 गुणा 10 धन 35 आएगा। मैंने 10 बेर में जाएगा पहला बेर, ठीक है। आप धन में 35 हो जाता है, ठीक है। इसको कैसे हल करते हैं ये आप लोग जानते होंगे, तब इस समय हल करके तो देखेंगे नहीं, ठीक है। केवल हम लोग को मोटा मोटी सूत्रों को देख लेना है। तो मोटा मोटी सूत्रों को जो है देख लीजिए, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग जानते ही होंगे कि एचसीएफ जो है ज्ञात करने के लिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो उपयोग कैसे करते हैं, दो संख्या है तो, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग करिए लेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह है कि किसी भी जो है भाज्य संख्या का असंख्य अभाज्य संख्याएं जो है होती है। किसी भी जो है भाज्य संख्या का कोई भी भाज्य संख्या है तो उसे जो है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो है बदला जा सकता है। यही जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, ठीक है। तो सब मिला के जो है ये भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे जो है लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये जो है 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 4 बचा 20 हो जाएगा। इसको घात के रूप में कन्वर्ट कर लेना है, जैसा आप पिछली कक्षा में जो है कर चुके हैं। आप एचसीएफ जो है 6 20 का 2 हो जाएगा और एलसीएम जो है क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना जान लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना, विशेष रूप से। और विशेष रूप से ये सूत्र जान लेना है कि पहला संख्या गुणा दूसरा संख्या बराबर लसा गुणा मासा होता है। तो इसमें कोई 3 को दिया होगा तो आराम से इसमें मान रख के आप और बाकी सब जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद से जो हम लोग देख सकते हैं क्या इस पे जो सवाल है, तो ये जो है देखिए ये वाला जो है सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करना, ये वाला दूसरा सवाल, ठीक है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद से जो है एलसीएम ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे देखिए एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगा देंगे, लॉसा गुणा मौसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर जो है लॉसा गुणा मौसा। तो जो है लॉसा गुणा मौसा, तो लॉसा पूछ रहा है तो मौसा तो दिया है, आराम से जो है दो गो संख्या में ऐसे भाग दे देंगे, दो गो संख्या गुणा इतना से भाग दे देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। सूत्र में रख देंगे तो लॉसा गुणा मौसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और इस सूत्र में रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है ये वाला जो है जरूर देख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए ज़रूर देगा। इसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर दे रहा है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा मोटा मोटी सरसरी निगाह से फटाक से। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा, और एगो इस टाइप का संख्या भी देख लीजिएगा। तो इसका फंडा यही है कि ये जो है 5 को मैंने इसको जो है p/q के रूप में बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद से देखिए इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या, हाई इसको लिख सकते हैं कि ये जो है a/b के बराबर होगा। ठीक है, मैंने मान लेंगे, दर्शाइए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो अब इसके विपरीत मान लेते हैं कि 5 - √3 से एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे तो यह इतने के बराबर होगा। इसमें जो है फंडा यही है कि जो है ये वाला 5 को जो है हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 5 को इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो a/b - 5 बराबर हो जाएगा माइनस में √3, या इसको जो है प्लस में करेंगे तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, पक्षांतर कर देना है, मैंने एक तरफ परमेय कर देना है, एक तरफ अपरमेय कर देना है। अब बता देना है कि जो एक परमेय है तो ये भी जो परमेय होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए जो है क्या है, अपरमेय है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इनमें से जो है वो ज़रूर सवाल पूछेगा। ठीक है, तो इस साल हो सकता है कि यही पूछेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस साल यही पूछेगा। ठीक है ना, तो इस √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी जरूर जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है एक सवाल जरूर पूछता है कि जो है बिना लंबा विभाजन किए बताइए कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो देखिए हर का गुणनखंड कर लेना है, हर का इसका जो है क्या कर लेना है, गुणनखंड कर लेना है। अगर 2 पे कुछ घात आता है, चाहे 5 पे कोई घात आता है हर में, ठीक है, तो वह शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। या 2 और 5 दोनों रहता है तब वो जो है शांत होगा। देखिए 5 पे कोई घात आ रहा है, 5 पे कोई घात आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 पे 3 घात आया है, तो 2 पे भी 3 घात ले लिया है, 5 दूना 10 हो गया, ऊपर भी 2 पे 3 घात ले लिया है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो है बस हमको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, हमको डायरेक्ट बताना है कि शांत है कि अशांत, तो बस देख लेंगे कि 2 पे कोई घात आ रहा है या 5 पे कोई घात आ रहा है या 2 5 खाली आ रहा है, तब भी जो है हर में ये चीज़ अगर रहता है तो जो है शांत है। इसको जो है शांत दशमलव में बदलने के लिए कह रहा है, तो इसलिए ऐसा किया है। जैसे 5 पर 3 घात आ गया तो 2 पे 3 घात ऊपर नीचे लेके गुणा कर देंगे तो आराम से यह 10 का मल्टीपल में हो जाएगा। तो 10 का मल्टीपल हो जाएगा तो भाग देना इसमें आसान हो जाएगा, तो इसीलिए सबको 10 के मल्टीपल में कर दिया है। जैसे कि 2 पर जो है 4 घात है, तो 5 पे जो है 4 घात ले लेंगे, 5 पे 4 घात ले लेंगे, और ऊपर भी जो है 5 पे जो है 3 घात, ऊपर 5 पे 3 घात, वो है मैंने 5 2 पर 4 घात है और 5 है। ठीक है, तो एक और 4 घात से ऊपर, एक और 5 पर 3 घात से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो आराम से 2 पर जो है 4 और 5 पर जो है 4 घात हो जाएगा, 5 पर 3 हो जाएगा, गुणा करने पर इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूर जो है सवाल पूछेगा, आप लोग देख लीजिएगा। देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो बहुविकल्पीय में पूछ सकता है कि बिना लंबा विभाजन के बताइए कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो देख लेना है कि हर में जो है अगर 2 या 5 दिखे या इनके एक के साथ दोनों दिख सकता है, मतलब हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब चाहे वो घात के रूप में हो चाहे बिना घात के रूप में हो, लेकिन हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखता है तो अशांत होगा, नहीं दिखता है मतलब 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या नहीं दिखता है तो शांत होगा। ठीक है, ये जो है फंडा है। अब इसमें देखिए ये वाला संख्या जो क्या है तो परमेय है, ये जो है संख्या क्या अपरमेय है, ये भी संख्या परमेय है। ठीक है, तो ये जो है आपका फाइनल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हम लोगों को जो है क्या है तो बहुपद। तो बहुपद में जो है हम लोगों को जो है इधर जो है कुछ रैखिक समीकरणों को जो है पढ़ना रहेगा, और बहुपद में जो है ये विशेष रूप से याद रखिएगा, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a, -b/a
ए और शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। ये याद रखिएगा। माइनस में बी क्या है, तो बी यक्स का गुणांक होता है और ए क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या याद रखिएगा आप लोग, इसमें देखिए, और इसका मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये होता है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ये है, ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, ए एक्स के स्क्वायर धन बी एक्स धन सी होता है। ठीक है ना। तो ये जो है द्विघात समीकरण का मानक सूत्र होता है और इसी से जो है हम लोग ए और बी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब है, ए को कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो पूछ दे कि इसके मूलों का योगफल बताइए, तो इसी में से यहाँ पे जो अंक होगा वो ए होता है, यहाँ पे जो होता है वो बी होता है, यहाँ पे जो होता है वो सी होता है। तो जो हम लोग आराम से इस सूत्र में जो है मान रख देंगे इस सूत्र में, तो मूलों का योगफल डायरेक्ट निकल जाएगा, मूलों का गुणनफल डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है। ये वाला उदाहरण इस पे जरूर देख लीजिए। देखिए यक्स का स्क्वायर धन में 7 यक्स धन में 10 दिया है, तो जो है यक्स का स्क्वायर धन 7 यक्स धन में 10 दिया है, तो इसको जो है देख लीजिए हम लोग ए बराबर देख लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगा, बी बराबर 7 हो जाएगा और सी बराबर 10 हो जाएगा। तो अगर कह रहा है कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो मूलों का योगफल के लिए माइनस में बी अपान ए करेंगे, तो माइनस अब बी अपान ए, तो बी का मतलब हो जाएगा 7 और ए का मतलब हो जाएगा 1, तो 7/1 माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है माइनस में जो है 7/1 हो जा रहा है। ठीक है ना। शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल देख लीजिए क्या होगा, तो शून्यांकों का गुणनफल जो है क्या होगा, तो यहाँ पे है सी अपान ए, शून्यांकों का गुणनफल का मतलब सी अपान ए, तो सी का मान देख सकते हैं हम लोग कितना है 10 और ए का मान कितना है 1, तो 10/1 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10/1 हो जाएगा, तो 10/1 जो है इसका मान हो गया शून्यांकों का गुणनफल का। ठीक है। तो ये वाला जो है जरूर देख लीजिएगा, इस पे सवाल एगो जरूर पूछेगा। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इतने के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों के गुणनफल के बीच जो सत्यता की जाँच भी कीजिए। तो इनके जो है शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए जो है कभी भी जो है क्या कर देंगे, इसका जो है गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे या गुणनखंड ज्ञात करके जो 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है ना। जैसे इसका शून्यांकों का योगफल बराबर जो है क्या आ रहा है 0 कर लेंगे और शून्यांकों का गुणनफल बराबर, अच्छा, द्विघात संख्या में बदल कर जो है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल रहा है। ठीक है ना। तो इसको जो है देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। ये जो है विशेष रूप से सूत्र पे जो है रखने का जो है आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए द्विघात में शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांकों का गुणांकों के बीच के जो है संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच जो है क्या कर देंगे, शून्यांक ज्ञात कर लेंगे मध्य पद बांट के। ठीक है। इसमें मध्य पद बांट के शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद से जो है क्या करते हैं, माइनस में बी अपान ए, मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल देते हैं। ठीक है। और ये जो है भाग देना जो है आप लोग जरूर सीख लीजिएगा। इसके बाद से दो चरों वाले रैखिक समीकरण में आप लोगों को जो है विशेष रूप से जो है आप लोगों को क्या देख लेना है, प्रतिस्थापन विधि। ये जो है सूत्र जरूर, ये जो है फंडा जरूर याद रखिएगा। ये तीनों कंडीशन कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदित करती है और इसका केवल एक हल होता है, यानी कि एक अद्वितीय हल होता है। इसको याद रखिएगा। जब पहले ही बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा और अद्वितीय हल होगा। जब तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। और जब ये लास्ट वाला बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसको अच्छे से बढ़िया से याद करके जाइएगा। ठीक है। अब इसके बाद से जो है देखिए इसमें अब कोई खास नहीं है। इसके बाद से जो है आपको जो है समीकरण हल करने आने चाहिए। ठीक है ना। और इसमें जो है जांच करके डायरेक्ट बताना है कि बताइए कि कौन जो है परिच्छेदित करती है, कौन समांतर है, कौन समपाती है। ठीक है। तो फटाक से जो है हम लोग को A1 A2 और B1 क्या है, तो ये A होता है, माने इसमें A1 मिल जाएगा, इसमें B1 मिल जाएगा, इसमें C1 मिल जाएगा। A1 की जगह पे 5 हो जाएगा। माने आपका मानक समीकरण, रैखिक समीकरण का मानक समीकरण जो है क्या होता है, A1x धन B1 A1x का स्क्वायर, A1x धन B1 y धन C1 बराबर 0, इसका मानक रूप होता है। तो इसी से तुलना कर लेते हैं। A1
x धन b1 y धन में c1 होता है। आई a1 मिल जाएगा, आई a1 मिल जाएगा, आई b1 मिल जाएगा, आई c1 हो जाता है। जैसे a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान 8 हो जाएगा। इसमें a2 मिल जाएगा, b2 मिल जाएगा, c2 मिल जाएगा। तो a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान जो है क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इसमें से मान निकालना जानते होंगे तो a1/a2 आराम से निकाल सकते हैं, b1/b2। ठीक है, इसके बाद से आप लोगों को ये प्रतिस्थापन विधि जरूर आना चाहिए, इस पे जो है सवाल जरूर आने चाहिए, एगो जरूर सवाल आना चाहिए प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, विलोपन विधि का और जो है ब्रजगुणन विधि का। तो इसको जो है जरूर देख लीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि और विलोपन विधि। इसी पे सवाल पूछना होगा तो पूछेगा। ठीक है, ब्रजगुणन विधि का जो है ये वाला सूत्र कैसे याद रखेंगे कि x/b1 c2 माइनस में b2 c1 होता है, और फिर y/c1 a2 और c2 a1 होता है, और 1/a1 b2 और माइनस में a2 b1 होता है। ये कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे जो है आप लोग याद रखिएगा क्या कि BCCA AB जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, बताते हैं इसका फंडा कैसे याद रखेंगे आप लोग। देखिए, इसमें जो है आप लोग याद रखिएगा कौन चीज़, आप लोग याद रखिएगा पहले लिख सकते हैं आप लोग यक्स, अब बटे में BC लिख दीजिए, और वाई, भाई यक्स है वाई है तो BC लिख दीजिए, BCCA लिख दीजिए, BCCA और AB याद रखिए। यहाँ पे ये वाला क्रम आप लोगों को याद होना चाहिए, BCCA AB। अब इसमें आराम से B1 C2 कर दीजिए, इसमें भी B1 A2 कर दीजिए, C1 A2 कर दीजिए, A1 B2 कर दीजिए। अब बस जब माइनस लगा के हाई B1 है हाई C2 है तो आप यहाँ पे B2 कर दीजिए, यहाँ पे C1 कर दीजिए। बस जब माइनस लगा के C2 कर दीजिए और A1 कर दीजिए, और फिर जब माइनस लगा के फिर जो है यहाँ पे A2 कर दीजिए, A1 है तो A2 हो जाएगा, और B2 है तो B1 हो जाएगा। बस यही आपका जो है सूत्र तैयार हो गया। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि BCCA और AB रट लीजिए, BCCA AB। इसमें से घटाते देखिए यहाँ पे B1 C2 है तो B1 C2 आ गया, माइनस में B2 C1 आ गया, B2 C1 आ गया ना। यहाँ पे देखिए C1 A2 है तो यहाँ पे जो है आ गया माइनस में C2 A1 आ गया, जैसे है वैसे। और फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्रजगुणन विधि का जो है सूत्र क्लियर हो गया। इसके बाद से आगे अगर हम लोग देखें तो आगे जो है क्या है, ब्रजगुणन विधि से इसको हल करने के लिए दे सकता है कोई एगो सवाल। ठीक है, उसके बाद से जो है जो यहाँ पे जो बनाने के लिए जो है दे सकता है। और फिर ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। इसका योग बराबर 180, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। इतना धन इतना बराबर 180 और इतना धन इतना बराबर 180, तो ये जो है समीकरण युग्म बन जाएगा। समीकरण युग्म बनने के बाद से इसको हल कर देना है। ठीक है, इसके बाद से द्विघात समीकरण में हम लोग देखते हैं, तो द्विघात समीकरणों में जो है विशेष रूप से जो है जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण कैसे है। तो जिसका अधिकतम घात जो है 2 होता है, मैंने इस समीकरण को हल करेंगे और x का अधिकतम घात 2 दिखेगा तो कह देंगे द्विघात समीकरण है, और अगर अधिकतम घात 2 नहीं दिखेगा तो कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। इसका फंडा यही है। इसके बाद से जो है ये देख सकते हैं आप लोग जो है समीकरण बनाना, तो समीकरण बनाना आप लोग पहले से जानते होंगे, अब इस समय करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, खाली सूत्र देख लीजिए कि क्या क्या सूत्र है। इसके बाद से जो है हम लोग देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होता है, ये जो है ज़रूर देख लीजिएगा। और मध्य पद को बांट के जो है गुणनखंड करने की विधि क्या होता है। ठीक है, इसके बाद से जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं विविक्तर विशेष रूप से पूछता है कि विविक्तर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए विविक्तर क्या होता है, तो विविक्तर को बस विविक्तर ज्ञात करने के लिए इतना सूत्र का यूज करते हैं हम लोग, विविक्तर बराबर B² माइनस में 4AC होता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, B² माइनस में
4AC विविक्तर का मान होता है। और ये यह जो है एक शिष्टाचार विधि से जो है गुणनखंड करना, माना कोई भी एगो जो है अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी एगो द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो इसके मूल ज्ञात करना है। तो इसके मूल ज्ञात करने के जो है यही तरीका है कि माइनस में b और प्लस माइनस में अंडर में b स्क्वायर माइनस 4AC अपान में 2a से जो है भी हम लोग मूल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है सब मान भर देंगे यहाँ से तुलना करके, ठीक है ना। ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो यहाँ से तुलना करके देखिए, यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एक समीकरण दिया गया है, ऐसे समीकरण बना दिया गया है और इसमें जो है एक मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो हम लोग a1 देखिए, अब इसमें ax का स्क्वायर धन bx धन c से जो है तुलना कर लेंगे। ये मानक समीकरण आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसी से जो है इसको तुलना कर लेंगे तो a का मान निकल जाएगा, यहाँ से b का मान निकल जाएगा, यहाँ से c का मान निकल जाएगा। तो a का मान 2 है, b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस में 1 है, धन में जो है माइनस में, अब c का मान क्या हो जाएगा, तो माइनस में 528 हो जाएगा। देखिए a का मान 2 हो गया, अच्छा b का मान जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा और c का मान देख लीजिए माइनस में इतना हो जाएगा। अब फट से जो है इस सूत्र में रख देंगे, ये वाला जो सूत्रवा है इस सूत्रों में मान भर देना है। तो मान भर देंगे तो जो है आपका x निकल जाएगा, x के जो है 2 मान आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो x के 2 मान हो गए, इनके मूल ज्ञात हो गए, ठीक है। तो इस पे जो है सवाल जरूर आएगा और इसके बाद से जो है हम लोग को देख लेना है क्या चीज़, ये विविक्तर वाला कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जरूर याद रखिएगा, इस पे सवाल पूछेगा। देखिए, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि विविक्तर का मान 0 से जो है क्या है, बड़ा है। ये विविक्तर है आपका, तो विविक्तर का मान b स्क्वायर माइनस 4ac निकालने पर अगर 0 से बड़ा आता है तो इसके मूल जो है क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न का मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। दो बराबर और वास्तविक मूल कब होते हैं, जब विविक्तर का मान 0 के बराबर होता है। जब विविक्तर का मान 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल जो है वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि विविक्तर का मान 0 से जो है छोटा हो जाता है, यानी कि माइनस में हो जाता है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसके बाद से जो है हम लोग क्या देखते हैं, तो इसके बाद से जो है अगला सवाल जो है समांतर श्रेणी, तो आप लोगों को पूछा नहीं गया है। इसमें जो ये सूत्र हो जाता है कि कोई भी दो त्रिभुज है ना, तो उनके जो है क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज है तो उसके संगत भुजा AB बटे PQ अगर हो रहा है तो इसके वर्ग कर देंगे तो यह जो है इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इनके तीनों भुजाओं के अनुपात का अगर वर्ग करते हैं तो वर्ग जो है क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। और फिर पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो है आपका समकोण त्रिभुज, ये जो है पाइथागोरस का प्रमेय कहता है। निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। तो दो बिंदु अगर कोई भी दिया है P और Q, जिसके निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है, तो इनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ को बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग। इसी को जो है हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का वर्ग आधन में y1 माइनस y2 का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीधा हो जाता है, तो इसको जो है सीधा याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से जो है विशेष रूप से ये देख लीजिए कि विशेष रूप से बिंदु P x y की मूल बिंदु 0 से जो है माने मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, माने यदि मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का जो है दूरी निकालना हो, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु का, तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे, x का स्क्वायर धन y का स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो दिया है इसी का खाली वर्ग करके योग कर देना है, रूट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या बिंदु इतना 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 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार बनाते हैं। तो यदि देखिए तो 3 गो बिंदु है तो तीनों बिंदुओं को जो है निकाल लेंगे। यदि दो का योग एगो पूरा के बराबर होता है तो कह देंगे कि एक पर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए क्या
से आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा कि दो बिंदु है, इसके बीच कोई अन्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक एक्स वाई निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो ये वाला सूत्र का यूज करते हैं। इसका एक्स निकालने के लिए m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2 हो जाता है। अब y बराबर क्या हो जाता है, तो m1 y2 धन में m2 y बटे m1 धन m2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा और इसमें आराम से मान रख के हम लोग जो है ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ये दो बिंदु दिया रहेगा। ठीक है, ये भी दिया रहेगा कि यह बिंदु जो इसको 2 संबंध 3 या 4 संबंध ये अनुपात दिया रहेगा, तो हम लोग एक्स और वाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इस पे सूत्रों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अब क्या करेंगे, खाली सूत्र देख लीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये जरूर देख लीजिएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला सूत्रवा जो है क्या होता है, ये जो है जरूर एक बार जो है किधर है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, ये वाला सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। मान लीजिए 3 बिंदु दे दे या कोई दे त्रिभुज के क्षेत्रफल बताइए, तो आराम से जो है खाली इसमें मान भर देना है। तो ये वाला सूत्र जरूर रट्टा याद कर लीजिएगा कि 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब इसमें जो है ऐसे याद रखिएगा, इस सब में x1 x2 x3 हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखिएगा y2 y3 y2 y3 y3 माइनस y1 माइनस y2। बस ये याद रखिएगा किससे, y2 माइनस y3 से शुरू हुआ है। हाई चक्रीय व्यंजक याद रखिएगा, y2 से शुरू हो रहा है ना, y2 माइनस y3। तो यहाँ पे y2 y3 और y1 ले लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे चल दीजिएगा y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। ठीक है, ऐसे चल दीजिएगा, मैंने y2 माइनस y3 y3 माइनस y1, फिर y1 में से y2 घट जाएगा। ठीक है, ऐसे चल दीजिएगा, ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है आगे जो है सूत्र को देख लीजिए। तो यही जो है पूछेगा, इसी पे सवाल पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए सारांश दिया हुआ है। तो इन सारांशों को जो है आराम से जो है देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का ये सूत्र होता है। ठीक है, इसके बाद से जो है P और Q, ए भी कोई बिंदु है, इस पर कोई बिंदु P स्थित है, तो इसके लिए जो है एक्स और वाई के निर्देशांक के लिए ये वाला सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जो है ये पूरा सूत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद से त्रिकोणमिति में देख लीजिए। तो त्रिकोणमिति में ये पूरा याद होना चाहिए। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सब जो है याद होना चाहिए। तो उस पर आधारित ये जब जो कोई सवाल पूछेगा तो ये जो है आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से जो है आप लोग कोणों का जो है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। फिर से ये वाला टेबल जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला टेबल जो है आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। क्या होता है, साइन ए का मान साइन 0, साइन मैंने ए के जगह पे 0 अगर रखा जाए तो साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। 90 अंश का मान 1 होता है। तो कम से कम साइन का और कास का और टेन का मान जरूर याद रखिए पक्का। ठीक है ना, तो इसको ज़रूर रट लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। इस टाइप के सवालों का हल करना जो है ज़रूर सीख लिए होंगे, तो सीख लीजिएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद से जो है देखिए क्या है, अब इसके बाद से जो है क्या है, इसके बाद से ये वाला जो है सूत्र आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है। कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा काट ए होता है। काट 90 माइनस थीटा टेन होता है। सेक का जो कोसेक होता है, कोसेक का सेक हो जाता है। इसको जरूर याद रखिएगा कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण नीचे बनता है, और उन्नयन कोण मैंने नीचे से ऊपर किसी चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये आधार जरूर खींचते हैं उन्नयन कोण के लिए। उन्नयन कोण हो गया। अब इसके बाद से अवनमन कोण। तो अवनमन कोण का मतलब जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो देखिए ये वाला जो है आधार जरूर ऊपर बनता है। ठीक है, तो यह अवनमन कोण है। तो यह अवनमन कोण जितना होगा उतना ही यहाँ पे जो है अवनमन कोण हो जाता है। मैंने जैसे अवनमन कोण अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा, और इससे अगर याद रखते हैं तो ये कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग इसमें आप लोग ये ज़रूर देख लीजिएगा कि किसी रेखा को जो है
किसी अनुपात में कैसे 2/3, जैसे कि एगो रेखा दे देगा और उसको कहेगा कि 2/3 के अनुपात में विभाजित कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो एगो रेखा खींच देंगे, खींचने के बाद से जो है क्या कर देंगे, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 2 इसमें देखिए 3 और 2, 3/2 है, तो 3/2 को जो है क्या कर देंगे, विभाजित करना है। तो इसमें अधिकतम जो है 3 बड़ा है, तो 3 भागों में विभाजित कर देंगे और 3 भागों में विभाजित करने के बाद से जो है क्या करेंगे, इसको जो है 3 2 5 भागों में विभाजित कर देंगे ना, तब जाकर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको जो है 5 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, 3 धन 2 जोड़ देंगे तो 5 बराबर भागों में विभाजित करके आज जो है 3/2 कर रहा है, तो 3 पर एक और इसके समांतर रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये फंडा है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो है एक ये याद रखिएगा कि भाई कोई त्रिभुज के 3/4 भागों में जो विभाजित करना है, तो ये कैसे करते हैं, तो इसका जो है पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए। इस पर 2 टाइप का पूछ देगा, नहीं तो 3/4 नहीं तो 4/3। देखिए मैंने या तो हर बराबर बड़ा रहेगा तब कैसे करेंगे, अंश बड़ा रहेगा तब कैसे करेंगे, ये वाला जो है जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, स्पर्श रेखा किसी बाहरी बिंदु से इस पे जो स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं, ये जरूर पूछेगा कि कोई बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं। तो देखिए इसका यही फंडा है कि ये कोई बाह्य बिंदु P है और वृत्त का केंद्र O है, तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं, इसका अर्धक कर देते हैं, इसको आधा आधा भागों में विभाजित कर देंगे, तो इससे जो है एगो वृत्त खींच जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा और इससे एगो वृत्त खींचेगा। यह वृत्त इसको जहाँ पे काटेगा वहीं पे जो है यहाँ से मिला देना है। ठीक है, यही इसका फंडा है, तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद से जो है हम लोगों को मेंसुरेशन का सूत्र देख लेना है। तो मेंसुरेशन का सूत्र जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आप लोग जो है त्रिज्या खंड निकालने का, लघु त्रिज्या खंड निकालने का सूत्र याद होना चाहिए और दीर्घ त्रिज्या खंड का जो है निकालने का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए लघु त्रिज्या खंड का अगर याद है तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा देंगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे यदि थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि मान लीजिए इसका जो है थीटा कोण है, तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 πr² कर देते हैं। ठीक है, तो ये निकल जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और इस चाप की लंबाई निकालना है, यहाँ से ये जो है चाप की लंबाई, तो ये वाला सूत्र हो जाता है θ/360 2πr हो जाता है। ठीक है, तो इसको जैसे आप लोग याद किए होंगे पहले से, वैसे जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे जो है सारा सवाल जो है, सारा सूत्र जो है देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए यदि वृत्त की परिधि 2πr होता है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है ना, ये जो है r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360, त्रिज्या खंड के जो है चाप की लंबाई θ/360 2πr होता है। ठीक है, वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का θ/360 πr² होता है। ठीक है, वृत्त खंड के क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। तो इस सब इस पर जो है सवाल जरूर सूत्र याद कर लीजिएगा। इसका जो है त्रिकोणमिति का सारा सूत्र जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारांश हम लोग देख लेते हैं। सारांश में जो है विशेष रूप से जो है सारा सूत्र दिया हुआ है, तो इसको जो है ज़रूर देख लीजिएगा। शंकु के चिन्ह का आयतन क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है। शंकु के चिन्ह का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आराम से याद कर लीजिएगा। और शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, इस पर सवाल पूछ देगा, सिंपल साधारण सूत्र पे रख देने वाला। ठीक है, तो इन सब सवालों को देख लीजिएगा। फिर सांख्यिकी में आप लोग विशेष रूप से जो है ये वाला जो है सूत्र याद रखिएगा कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI समांतर माध्य बराबर। और कोई भी देगा समांतर माध्य पूछता है तो आराम से आपको जो है XI दिया रहेगा, आपको ये जो है क्या FI दिया रहेगा, फिर वर्ग अंतराल दिया रहेगा। तो XI कैसे निकालते हैं, निकाल के आप लोग जो है इसको ज़रूर हल कर दीजिएगा। देख लीजिए
माध्य पूछता है तो माध्य पूछेगा, वर्ग अंतराल दिया है तो क्या कर देंगे, ये आपका दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो वर्ग चिन्ह निकाल देंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देने पर वर्ग चिन्ह निकल जाता है। और इसको गुणा कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं और इसमें इससे भाग दे देते हैं तो समांतर माध्य निकल जाता है। या खाली पूछ देगा कि माध्य निकालिए या समांतर माध्य निकालिए, तो ऐसे आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से जो है बहुलक का सूत्र देख लीजिएगा, माध्यक का बहुलक का सूत्र देख लीजिएगा। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 और माइनस में F2 इंटू एच होता है। इसको देख लीजिएगा बहुलक का। फिर माध्यक का सूत्र देख लीजिएगा। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, इसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा, किधर है माध्यक का सूत्र। तो ये वाला माध्यक का सूत्र है यल प्लस n/2 माइनस में CF/F इंटू एच हो जाता है, ठीक है। तो ये माध्यक का सूत्र हो गया, ठीक है। यही लास्ट सवाल है सांख्यिकी। अब इसके बाद से आपका जो है प्रायिकता पूछेगा नहीं, इधर कुछ नहीं पूछेगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार लगभग आपके जो है सूत्रों का रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो आई होप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और जितना सूत्र है रट लीजिए, बाकी जो है परीक्षा में आराम से जाइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।